नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी पहली बार अपने दम पर चुनाव जीतने के बाद सरकार चलाने का अनुभव ले रही है और इस सरकार ने अपने कार्यकाल के 1000 दिन भी पूरे कर लिए हैं। अब खट्टर सरकार के 800 के करीब दिन और बचे हैं। इन्हीं दिनों में सरकार को प्रदेश की जनता का दिल जीतना है, प्रदेश का और विकास करना है और दोबारा से चुनाव में उतरना है। मकसद दोबारा से बड़ी जीत हासिल करने का है और इसी मकसद को कैसे हासिल किया जाए, ये सरकार को बताने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश जगाने आ रहे हैं देश की मौजूदा राजनीति के चाणक्य बनकर उभरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। तो शाह के दौरे से प्रदेश बीजेपी को नई ताकत मिलने जैसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं 3 दिन के दौरे से पहले बीजेपी कई बैठकें कर चुकी है। कैसे खास है अमित शाह का दौरा, एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के लिए हरियाणा आ रहे हैं। रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ शाह पूरी 27 बैठकें करेंगे। मकसद साफ है, शाह खट्टर सरकार को दोबारा से चुनाव में किस तरह से उतरना है। अपना आधा कार्यकाल पूरा करने के बाद बचे करीब 2.5 साल में सरकार अपनी योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाए, उपलब्धियां जनता को बताए, पेंडिंग विकास कार्यों को कैसे समय से पूरा किया जाए, पार्टी का 2019 का एजेंडा क्या हो, इन सब बातों को शाह के दौरे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और शाह की रोहतक में होने वाली 27 बैठकों से पहले प्रदेश बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। जींद में 2 दिन तक सीएम खट्टर की पूरी कैबिनेट समेत तमाम विधायक, कई सांसद और पदाधिकारी कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ले चुके हैं। इस बैठक में शाह के दौरे को लेकर चर्चा से अलग कई नई बातें भी सामने आई हैं। सबसे पहले जींद की बैठक के ही अपने मायने हैं। जींद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ माना जाता है और बीजेपी ने चौटाला के गढ़ में सेंध लगाने के लिए जींद को बैठक के लिए चुना। जींद में सीएम खट्टर ने चौटाला के नाम का जिक्र करने की बजाय पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। जिन बातों को लेकर के वो गड्ढे में डाल करके चले गए, हर चीज़ को, एक नहीं 10-10 गड्ढे मैंने गिनाए हैं, उन सब गड्ढों का हिसाब बताया और किसानों का भी हिसाब उनसे मांगेंगे हम कि किसान की स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जिसके वो स्वयं अध्यक्ष थे और उसको इतने साल तक वो लगा नहीं पाए, लागू नहीं कर पाए, तो आज हमसे हिसाब पूछते हैं। हमने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी कई बातें लागू कर दी हैं और जितना किसान के लिए हमने काम किया है पिछले 10 साल का हिसाब उठा के देख ले, कोई नहीं किया। अमित शाह के दौरे के कार्यक्रम में 2 बड़े बदलाव पहले ही हो चुके हैं। पहला बदलाव ये कि शाह का दौरा इसी महीने यानी कि जुलाई में होना था, लेकिन व्यस्तता के चलते कार्यक्रम को अगस्त में रखा गया। दूसरा बदलाव ये है कि शाह 3 दिन के लिए चंडीगढ़, पंचकुला और रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने वाले थे, लेकिन अब शाह तीनों दिन रोहतक में रहेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की क्लास लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का 3 दिवसीय दौरा 2, 3, 4 अगस्त को हरियाणा का तय हुआ है और वैसे तो देश के हर प्रदेश में वो 3-3 दिन के लिए जा रहे हैं। उनका ये संगठनात्मक विषयों को लेकर के दौरा लगातार चलता रहता है। इस बार का दौरा उसी प्रकार का है। उनके दौरे के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, विधायकों से, मंत्रियों से सामूहिक भी मिलेंगे, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिलेंगे। आखिर एक फीडबैक के नाते से नीचे का फीडबैक सब लोगों से लेना, ये उनके दायित्व का, उनके इस दौरे का एक उद्देश्य है। और जब भी ऐसा दौरा होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे संगठन की जो भी उनका मार्गदर्शन मिलता है, उस नाते से हम आगे के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाह के दौरे से पहले पार्टी में जोश और आत्मविश्वास दोनों दिखाई दे रहे हैं। 2014 के चुनाव में सीएम कैंडिडेट के नाम के ऐलान से
परहेज करने वाली बीजेपी ने 2019 के चुनाव से 2.5 साल पहले ही अपनी रणनीति जाहिर कर दी है। 2019 के चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की भूतपूर्व और जीत अपनी उपलब्धियों के दम पर होगी। ये वो सरकार है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार, जिसने जड़ी हुई फसल का भी इतिहास में पहली बार 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया। उपलब्धियों के साथ चुनाव लड़ेगी, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी। बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, वोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हमारी सरकार 1000 दिन की जो हमारी सरकार है, इसने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम किए, पूर्व की सरकारें जो हमें कहते थे कि इन लोगों का अनुभव नहीं है, जिन लोगों का अनुभव नहीं है, उन्होंने अनुभव वाले लोगों से कहीं ज्यादा काम हरियाणा प्रदेश में करके दिखाया। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी में पूरा जोश है। स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बहादुरगढ़ में शाह का स्वागत होगा। 2 तारीख को 9 बजे बहादुरगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ से उनके भव्य स्वागत की तैयारियाँ, जहाँ झज्जर जिला है, बहादुरगढ़ और उसके आसपास, वहाँ पर वहाँ के कार्यकर्ता जोरदार स्वागत करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को नसीहत दी है। बीरेंद्र सिंह की माने तो पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। विधायकों को मिली जीत को लेकर बीरेंद्र सिंह ने जोरदार कटाक्ष किया है। शाह के दौरे से पहले जींद में प्रदेश बीजेपी की बैठक और रोहतक में शाह का 3 दिवसीय प्रवास साफ संकेत है कि 2019 के चुनाव को पार्टी आसान मानने के बजाय चुनौती की तरह देख रही है। हुड्डा के गढ़ रोहतक में पार्टी की 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक बैठकें चलेंगी और जींद में 2 दिन पार्टी ने एकजुटता दिखाकर इनेलो के सामने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। अब देखना होगा कि शाह के दौरे से बीजेपी अपने चुनावी अभियान को कैसे आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो आज की बड़ी बात यही है कि शाह की फेरी, शाह का जो दौरा है 3 दिवसीय, वो रोहतक में क्लास लेंगे बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनकी। उससे पहले 2 दिन की जो कार्य समिति की बैठक हुई है जींद में, इस पर हम चर्चा करेंगे क्या कुछ निकल कर आया है उस कार्य समिति की बैठक से, या उसमें भी क्या शाह की जो फेरी है उसको लेकर तैयारियां रही हैं। एजेंडा 2019 क्या कुछ प्लान किया जा रहा है, 1000 दिन के बाद क्या कुछ और प्लानिंग है सरकार की, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान हैं, मेरे साथ केवल ढींगरा साहब हैं कांग्रेस की ओर से, मेरे साथ संजय आहूजा जी हैं बीजेपी की ओर से, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ बलवंत तक्षक जी हैं और मेरे साथ हमारे संवाददाता सत्यवान महिवाल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्यवान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो 2 दिन की जींद की कार्य समिति की बैठक रही है, उसकी कुछ खास बातें आप हमें बताएंगे कि उन 2 दिनों में क्या कुछ डिस्कस किया गया है। लास्ट वाले दिन मुख्यमंत्री साहब भी वहां पहुंचे थे, क्या कुछ खास रहा है उन 2 दिनों में, क्या चर्चा हुई है, क्या प्लानिंग हुई है? सर्वमित्र जी, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति थी, उसमें जो 1000 दिन हरियाणा सरकार के जो हैं वो पूरे हुए हैं। उन 1000 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, 1000 दिन और 1000 उपलब्धियां, 1000 ऐसे काम, उनको लेकर के चर्चा की गई है, उनको लेकर के मंथन किया गया है। किस प्रकार से जनता के बीच जाकर के जो है वो बताया जाए कि हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने किस प्रकार से क्या क्या कार्य जनता के हित के लिए किए गए हैं, चाहे उसमें नौकरियों की बात हो, चाहे उसमें जो है अलग अलग जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं वो सारे उसमें गिनवाए गए हैं। गो सेवा आयोग बनाया गया, गो सेवा आयोग उसका कानून, वो तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई है। और दूसरा विषय जो अगस्त में
राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जी। तो उनका आना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 का एजेंडा है वो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी है वो चल रही है। तो अगस्त में वो आएंगे, तो उनको लेकर के तैयारियों पर मंथन किया गया है, किस प्रकार से उनकी जो है 3 दिन का दौरा है उसका लाभ हरियाणा प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो उठाए, क्योंकि दौरे में बदलाव भी किया गया है। वो इसी बैठक में निर्णय लिया गया है। पहले वो पंचकुला, चंडीगढ़ और रोहतक 3 जगहों पर रहने वाले थे, लेकिन अब केवल रोहतक में ही वो रहेंगे। तो अलग अलग 27 बैठकें जो है अमित शाह हैं वो करेंगे। वो मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के प्रदेश स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के साथ जो है वो बातचीत करेंगे, और 1-to-1 मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से सरकार चल रही है। और ये तैयार किया गया है मसौदा के जो सरकार की उपलब्धियां हैं, लगभग 3 वर्ष होने को है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उन उपलब्धियों को जो है वो उनके सामने रखा जाए, और उनके सामने उन उपलब्धियों को रख करके ये बताया जाएगा कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोकप्रिय सरकार बनती जा रही है। ये कार्य जो है सरकार ने किए हैं। सत्यवान, जो बात एक और सुनने को मिल रही है कि इस कार्य समिति में केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह बोले हैं और बड़ा खुलकर बोले हैं। नसीहत दी उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को भी और प्रदेश के अध्यक्ष को भी कि अगर जनता और कार्यकर्ता को खुश करना है, चुनाव में जाना है, तो कुछ उन्होंने काम गिनाए हैं या कुछ बातें कही हैं, उन पर खरा उतरना होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सौमित्र जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह वो काफ़ी कद्दावर नेता हरियाणा के माने जाते हैं, और जिस भी पार्टी में रहे हैं वो इससे पहले कांग्रेस में थे, चुनाव से पहले ही वो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो उस समय भी वो खुल करके बोलते रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के खिलाफ भी। और जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सिरदर्द हैं, वो बने हुए हैं। अलग अलग बयान जो है वो अपने अपने देते रहे हैं, अपने तर्क देते रहे हैं। उनका बयान जो है नौकरियों को लेकर के लगाता आता रहा है कि गांव का विद्यार्थी है वो, गांव का बच्चा है वो पिछड़ रहा है, शहरी जहां ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, जहां ज़्यादा संसाधन हैं शिक्षा के, वो आगे निकल रहा है। तो ऐसे में जो कोटा है वो गांव के विद्यार्थी का होना चाहिए, उनको वह महत्व मिलना चाहिए। और अब जैसे उन्होंने सरकार पर सीधे तौर पर निशाना ही साधा है कि जो जनता से किए वादे हैं वो पूरे करने होंगे। इसका मतलब बीरेंद्र सिंह कहना चाहते हैं कि जो वायदे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। और दूसरी तरफ उनकी जो धर्मपत्नी है जो वो विधायक है भारतीय जनता पार्टी में, और वो उन तमाम सुधारक विधायक हैं या नाराज विधायक करें, उनमें से एक हैं। वो लगातार सरकार के खिलाफ जब विधायकों ने लॉबिंग की थी तो उस समय वो उनका हिस्सा थी, और उन्होंने भी सरकार का विरोध किया था कि सरकार जो है वो जनता के। ठीक है, आऊंगा मैं सत्यवान, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। निश्चित तौर पर उस इलाके में, जींद के इलाके में, जो कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी, प्रेमलता का भी इलाका है, तो उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह खुलकर बोले हैं निश्चित तौर पर कार्य समिति की बैठक में, और कुछ नसीहतें भी बीजेपी की कार्य समिति में बीजेपी नेताओं, मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश अध्यक्ष को भी उन्होंने दी हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय आहूजा साहब हैं हमारे साथ बीजेपी की ओर से। आहूजा साहब, 2 दिन की कार्य समिति में काफी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि 1000 दिन पूरे किए हैं आपने। 1000 दिन पूरे करने के बाद सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, और खासकर अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को भी कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में जाइए, क्या क्या काम हमने पिछले 1000 दिन में किए हैं वो गिनवाइए। क्या लगता है उन कार्य समिति की जो बैठक रही है उसमें जो अमित शाह का दौरा, उसको लेकर भी चर्चा हुई है, और आगे आने वाला जो अमित शाह की फेरी है उसमें क्या कुछ रहने वाला है, थोड़ा सा आप बताएंगे? निश्चित तौर पर हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी हुई है 2 दिन की जी, उसमें निश्चित तौर पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, उनके दौरे को लेकर भी हमारी चर्चा हुई है। और जो 1000 दिन हमने पूरे किए हैं सरकार ने, तो उस पर भी चर्चा हुई है कि लोगों में जाकर अपनी जो उपलब्धियां हैं हम उनको गिनवाएं जाकर। जो पारदर्शिता हमारी सरकार ने दी है उसको हम लोगों में जाकर हम बताएं। चलिए, निश्चित तौर पर। और दूसरी बात जो आपने अभी कही चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कि नसीहत दी है, नसीहत नहीं दी, सुझाव दिए हैं। और हमारी पार्टी में यह खासियत है कि हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, उनके सुझाव लिए जाते हैं और उस सुझाव पर अमल किया जाता है। नहीं, अगर आपको याद होगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी इतने
उच्च नेता हैं, उच्च कोटि के नेता हैं और उनका सुझाव सिर माथे पर है और उसका मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आहूजा जी आज तक तो उनका कोई सुझाव माना नहीं है। नहीं, ये आपकी सोच नहीं, ये देखिए ये लगातार आज तक सत्यवान जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि उनका सुझाव नहीं माना गया। सभी विधायकों का, सभी मंत्रियों का, सभी कार्यकर्ताओं का सुझाव जो भी आया है उसको लागू किया गया है, संगठन ने किया है, सरकार ने किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक वाक्य मुझे बताइए। चलिए आहूजा साहब, मैं आपको बता दूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सुझाव नहीं, वो नसीहत ही देते हैं और जब बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं। नहीं, डंके की चाहे वो चोट पर बोलना, देखिए कांग्रेस में थे उस समय भी वो बोलते थे खुलकर, अब चाहे बीजेपी है। देखिए और वो कांग्रेस में जो आप सुनिए ना कि वो किस तरीके से कह रहे हैं कि जनता शायद खुश नहीं है। आप किससे खुश करना है, जनता को या कार्यकर्ताओं को? उसके लिए ये हमारी प्रदेश करना है, देखिए, और प्रदेश अध्यक्ष को क्या करना है? देखिए, कार्यकारिणी का मतलब यही होता है, इसकी समीक्षा। जो हमारी संगठन है, जो सरकार है, उसकी समीक्षा कि कमी है तो उसको दूर करना। कोई जो हमारे कार्यक्रम हुए संगठन की दृष्टि से या सरकार की दृष्टि से, उसमें कोई कमी रहेगी, त्रुटि रहेगी, उसको दूर करना। बिल्कुल, आप उस चीज को समझिए ना। आप इसको इस एंगल से क्यों ले रहे हैं कि जनता नाराज है? नो, चौधरी वीरेंद्र सिंह के अलावा क्या कोई और नेता भी बोला है जो वहां पे नसीहत या सुझाव दे रहा था इस तरीके से जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह बोले? नहीं, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बोलना था तो उन्हीं को बोलने का मौका मिला। नहीं, वही है ना। नहीं, ऐसे सुझाव, ऐसी नसीहत कोई ऐसा बिरला नेता ही होता है जो देता है। मैं बताता हूं आपको। हाँ, चौधरी धनखड़, अपना हमारे जो कृषि मंत्री है धनखड़ जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो बोले, कैप्टन अभिमन्यु जी बोले, रामविलास शर्मा जी उन्होंने तो सरकार की तारीफ की होगी निश्चित तौर पर। वो कभी कमी नहीं गिनवा सकते, ये आप भी मान के चलिए। वो कभी नहीं गिनवाएंगे कि हमारी सरकार में ये कमियां हैं। मैंने आपसे ये कब कहा कि कमी नहीं है? कमियां रहती हैं संगठन में, सरकार में। इसीलिए तो ये हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हर 3 महीने बाद होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी 3 महीने के बाद होती है, उसके 1 हफ्ते बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, और उसके 1 हफ्ते बाद हमारी जिला के कार्यकारिणी, और ये उसके 1 हफ्ते बाद मंडल की कार्यकारिणी। ये हमारा एक पार्टी का एक रूप है, हम इस हिसाब से चलते हैं। आप उस चीज को समझिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रदेश कार्यकारिणी होती है, इसमें समीक्षा होती है हमारी। चलिए, निश्चित तौर पर आऊंगा मैं संजय आहूजा साहब, लेकिन जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह बोले हैं, अगर ऐसी ही बातें उन्होंने अमित शाह के सामने रख दी तो फिर सोचिए कि आप उसको नसीहत समझेंगे या फिर सुझाव मानकर उन पर काम करेंगे। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब हैं। ढींगरा साहब, आपके पास आते हैं। इस कार्य समिति में जो चीज हुई है, 1000 दिन की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में तो बोला ही गया है। उसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी बोला गया है। हालांकि चौटाला साहब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोला गया है, चौटाला साहब का गढ़ माना जाता है जींद, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई हैं। हुड्डा साहब को कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए हैं कि पिछली सरकार इतने गड्ढे छोड़कर गई थी, हमने गड्ढों को भरा है, ये है वो। आपको क्या लगता है कि जो हुड्डा साहब को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन चौटाला साहब जो विपक्ष है उसको टारगेट नहीं किया गया? नहीं सौमित्र जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है वो सिर्फ कांग्रेस ही है, क्योंकि आईएनएलडी तो विपक्ष है ही नहीं, वो तो सिर्फ दिखावे की विपक्ष है। वैसे तो वो साथ मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसीलिए मुख्यमंत्री का जवाब कांग्रेस की तरफ है सिर्फ, तो इसीलिए उन्होंने हुड्डा साहब के लिए बुलाया। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे जितनी भी आज तक इन्होंने अपना 1000 दिन पूरे किए हैं, आप ये देखिए काम की कार्रवाई कहाँ हुई, कितने वर्ग हैं? एक व्यापारी वर्ग होता है, एक किसान वर्ग है, एक जो कर्मचारी हैं, ठीक है। हर एक वर्ग तो दुखी हो रखा है इनसे। आप ये देखिए किसान की कितनी बुरी हालत इन्होंने पिछले 3 साल के अंदर की है, और कर्मचारी की आज तक पे कमीशन की, पंजाब के समान वेतनमान देने की कोई भी इन्होंने कार्रवाई आज तक पूरी नहीं की। ठीक है। किसान की ले लीजिए, किसान की खाद के ऊपर जीएसटी लगा दिया, किसान को मुआवजा नहीं मिला, किसान की स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए इन्होंने ना कर दी, किसान के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है। इसी तरह से आप ये देख लीजिए, मजदूर, कर्मचारी, छोटे तबके के कर्मचारी, उनके लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है। जहां तक ये समीक्षाओं की बात करते हैं, तो समीक्षा ये हर महीने करें, हर 15 दिन बाद करें, हर 3 महीने बाद करें, कोई मतलब नहीं इस बात का। जहां इन्होंने अपने विधायक की बात है, इनके
आप ये देखिए 18 विधायक इनके खुद मुखर होके इन्हीं की सरकार के अगेंस्ट अभी तक बोलते रहे हैं। ठीक है, इनके मंत्री जो हैं वो इनके खिलाफ बोलते रहे हैं। मैंने तो सोचा कम है विधायक, आप 18 बता रहे हैं। नहीं, 18 विधायक तो पिछले दिनों मुखर होके टीवी के ऊपर बयान देते हुए बोलते गए। ओके, उसके बाद मंत्री बोल रहे हैं इनके, उसके बाद इनके जो एमपी हैं, मैं आपको नाम गिनाना चाहूंगा, अभी सिर्फ वीरेंद्र सिंह जी का जिक्र हुआ। आप देखिए राजकुमार सैनी कितना लगातार बोलते आए हैं। आप देखिए अश्विनी चोपड़ा जो करनाल के एमपी हैं, वो कहते हैं कि सरकार जो है वो चंडीगढ़ में बैठी है, क्या काम करते हैं वो लोग। आप ये देखिए राव इंद्रजीत ने कहा कि सरकार सिर्फ चंडीगढ़ से चलती है, बाकी कोई मतलब नहीं हरियाणा की कौन सी जनता कहां बसती है। रतनलाल कटारिया जी किस गाहे बगाहे सब आपस में एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं, चाहे वो विज साहब के ऊपर करते हैं, विज साहब कटारिया के ऊपर करते हैं। आप ये देखिए 3 साल के अंदर जो कारगुजारियां इन्होंने की है, हर आदमी इनसे जब खुद सरकार के आदमी असंतुष्ट हैं, तो बाकी आदमी तो सारी लोग तो असंतुष्ट हो गए। जो असंतुष्टता है या जो भी विरोध है, अगर वो बीजेपी के अंदर भी है, तो क्या वो अमित शाह की इस फेरी में सामने आएगा या फिर सामने नहीं आएगा? क्योंकि ये एक बड़ा पॉइंट है। एक बड़ा पॉइंट है। एक मैं आपको चीज बताता हूं कि देखिए जो सरकार के मंत्री हैं, सरकार के कार्यकारिणी है, सरकार के लोग हैं, वो तो सरकार के बारे में अच्छा बोलेंगे ही। हाँ, बिल्कुल। उनको तो सिर्फ एक अच्छी बात करनी है, उनको अपनी सरकार के बारे में बुरा नहीं बोलना। और अमित शाह जी उन्हीं को ही सुनने आए हैं, ठीक है, और उनको सुन के अच्छा सुन के चले जाएंगे। लेकिन जहां तक धरातल की बात है, आने वाली बात है ना, बिल्कुल ये आने वाली बात इसलिए होगी क्योंकि धरातल पे ना इन्होंने कोई काम किया, जैसे कि मैंने पहले गिनाया, चलिए उससे जिक्र तो वो काम तो हुआ नहीं कोई भी। आगे आऊंगा मैं, 3 साल में अच्छा अपनी खिचड़ी दिखाएंगे। तक्षक साहब मैं आपके पास आता हूं। तक्षक साहब, जैसे कि मौजूदा हालात हमारे देश के हैं, अभी बिहार में जैसा हुआ, एनडीए की सरकार बन गई, पहले महागठबंधन की सरकार थी। उधर गुजरात में जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ये जो 3 दिन का दौरा है अमित शाह का, इसको आप कैसे देखते हैं? और अमित शाह के दौरे को लेकर खासी तैयारियां हैं, काफी जोश भी है, 1000 दिन भी पूरे कर लिए। आपको क्या लगता है 1000 दिन या 2019 बीजेपी विधायकों की नाराजगी, ये वो उसके बीच में ये 3 दिन का दौरा कैसा रहने वाला है अमित शाह का? देखिए सौमित्र जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब ने सारे देश के सभी राज्यों के दौरे का अपना प्रोग्राम तय किया हुआ है। जी बिल्कुल। वो पिछले दिनों पंजाब आए थे, चंडीगढ़ भी आए थे, हरियाणा भी उनका आने का प्रोग्राम था जो थोड़ा डिले हो गया। अब 2 अगस्त से 4 अगस्त तक वो हरियाणा में प्रवास करेंगे। जाहिर है कि उनका पहले दौरा चंडीगढ़ में होना था, लेकिन बाद में रोहतक तय किया गया। तो उसकी वजह शायद ये है कि वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिले में जितने भी अब कांग्रेस के इस समय विधायक जीते हुए हैं, वो सब हुड्डा साहब के समर्थक हैं, और वहाँ उन्होंने बीजेपी की लहर के बावजूद अपनी सीटें कायम रखी हैं। दूसरा, 2 दिन की जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक इन्होंने जो जींद में रखी है, वहाँ चौटाला साहब का ज़्यादा प्रभाव रहा है। कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव में वहाँ सीटें नहीं मिली, और इनेलो को वहाँ हमेशा लोगों ने चुनाव जितवाया है। ठीक है। ऐसी सूरत में 2 दिन की राज्य कार्यकारिणी का जींद में रखे जाने का मतलब अपनी पार्टी का वहाँ असर बढ़ाना, और अमित शाह का रोहतक आने का मतलब वहाँ पार्टी को और मजबूती देना है। क्योंकि रोहतक शहर की एक सीट मनीष ग्रोवर साहब जीत पाए थे, बाकी रोहतक में बीजेपी को सफलता नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक। ठीक है। तो 1000 दिन सरकार के पूरे हो गए। पहली बार भाजपा की अपने बलबूते पर हरियाणा में सरकार बनी जी, और 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसी सूरत में जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को ले जाने की इच्छा से ये बैठकें आयोजित की जा रही है, अमित शाह का दौरा करवाया जा रहा है। 1000 दिन के पूरे होने के बाद जैसे ही 3 साल पूरे होंगे, हो सकता है बीजेपी एक बड़ी रैली करके उस रैली में अपने जनाधार का भी प्रदर्शन करे और अपने उपलब्धियों का भी बखान करे। इस मीटिंग में जो बातें उभर के सामने आई 2 दिन की मीटिंग में, उसमें बीजेपी लोगों के बीच में एक ये मैसेज देना चाहती है कि हमारी सरकार पारदर्शी है। ठीक है। हमने 3 साल में साफ सुथरा शासन दिया है। हमने नौकरियों में पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया है। और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला साहब ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगला चुनाव जो है वो मनोहर लाल खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यानी कि वो उनको एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट कर लोगों को बताना चाहते हैं कि भाजपा दूसरी पार्टियों की तुलना में थोड़ी अलग है और हमारे शासन करने का तरीका अलग है। ऐसे में बीजेपी को दोबारा से सत्ता में लाने की कवायद के तहत ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक
और अमित शाह का दौरा है। ठीक है, निश्चित तौर पर मैं आऊंगा आपके पास। चलिए, आप कुछ कह सकते हैं आहूजा साहब। जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अमित शाह जी का दौरा है रोहतक में रखा गया है वो किसी दृष्टि को देखकर नहीं रखा गया, और जींद में जो रैली अपना हमारी प्रदेश कार्य समिति की हुई है वो भी किसी को देखकर नहीं रखी गई है। ये हमारा एक सिस्टम है कि हर 3 महीने बाद हर एक जिले में एक कार्यकारिणी होगी। ठीक है। इससे पहले करनाल में हुई थी, उससे पहले हिसार में हुई थी, उससे पहले पंचकुला में हुई थी। ठीक है। तो हर एक जिले में हर एक 3 महीने बाद हमारी बैठक होती है। ठीक है। तो ये कार्यकारिणी मतलब किसी विशेष रूप पर, जैसे तक्षक जी ने बताया, किसी विशेष तौर पर नहीं रखी गई है। नहीं, पंचकुला और फिर चंडीगढ़ छोड़ने की क्या मतलब वजह हो सकती है कि आप? नहीं, ये वजह नहीं है कोई भी। हाँ, अमित शाह जी रोहतक में रहेंगे और 3 दिन तक 27 बैठकें करेंगे, जैसे सत्यवान जी ने बताया आपको। सभी मंडल तक के अपना पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे। ठीक है, चलिए निश्चित तौर पर आगे फिर बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे इसमें हैं कि जिन पर बातें की जा सकती हैं, चर्चा की जा सकती हैं कि एक बड़ी बात जो कार्य समिति की बैठक में निकल कर आई है, जो अगला चुनाव है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर भी चर्चा करेंगे, कितना फायदा होगा या नुकसान होगा बीजेपी को। फिलहाल इस चर्चा में एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि शाह का जो दौरा है, शाह की जो फेरी है, उसके अभी क्या मायने निकलने वाले हैं। जो 2019 का टारगेट है या 1000 दिन पूरे किए हैं, क्या कुछ रहेगा वहां पर। सत्यवान महिवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। सत्यवान, ये 2 दिन की जो बैठक थी जींद में, ये जो नसीहत का तो चलो अलग बात है, जो नाराज विधायकों की बात आती है कभी कभी, क्या वो लोग वहां पर पहुंचे थे? और अगर पहुंचे थे तो क्या उनकी ओर से कुछ सुझाव सरकार के सामने आए हैं या वो बिल्कुल संतुष्ट हो गए हैं? अब देखिए सरोमित्र, जो है नाराज विधायक हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि वो जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब सरकार के सामने उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात है वो रखते रहेंगे। लेकिन सरकार जो है, जब कई विधायकों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि सरकार से जब उन्होंने विरोध किया था या जब सुधार की बात कही थी तो उसके बाद सरकार में परिवर्तन आया है, बदलाव आए हैं, काम करने का तरीका है वो बदला है, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो बात करेंगे सरकार से या संगठन से। जिस भी प्लेटफॉर्म पे उनको बात करनी होगी उस प्लेटफॉर्म पे वो बात करेंगे। ठीक है। और प्रदेश कार्यकारिणी में भी उन्होंने जो है अपनी बात रखी है। उनमें से कुछ विधायक हैं वो जो है इसमें शामिल थे प्रदेश कार्यकारिणी में, और जो है पहला जो मसला है वो ये 1000 दिन का है, और दूसरा मसला है वो अमित शाह का दौरा है। लेकिन जो अमित शाह का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो दौरे में परिवर्तन किया गया उसके पीछे की ये कहानी है। ये नहीं कि वो जो है चंडीगढ़ आए थे तो इसलिए वो अब पंचकुला और चंडीगढ़ नहीं आएंगे, रोहतक में आएंगे। जो सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एक बड़ी रैली का आयोजन है वो करने जा रही है, और उस रैली का स्थान है लगभग वो फाइनल हो चुका है, रोहतक में ही वो रैली है वो की जाएगी। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो न्योता भेजा गया है कि वो उस रैली में आए, और हरियाणा की जो खुशहाली है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कह रही है कि 1000 दिन पूरे गए हैं जो, और अंत्योदय विकास, अंतिम व्यक्ति का विकास हो रहा है और चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है, ऐसा उनका कहना है। तो उसको वो आकर के देखें, और जो गढ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है उस गढ़ को तोड़ने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की उस रैली को जो है वो सफल बनाने के लिए अमित शाह जो है वो दौरा कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर 2019 बीजेपी का टारगेट है कि वो चाहे केंद्र की बात हो और हरियाणा में भी, और कई बार ये बात सामने भी आई है कि शायद जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है वो केंद्र के चुनावों के साथ हो सकता है। आहूजा साहब, ये जो बड़ी बात आई है, बराला साहब ने कही है आपकी जींद की कार्य समिति की बैठक में, ये अगला जो चुनाव है वो हमारी उपलब्धियों और हमारे सीएम जो है मौजूदा उनके नाम पर ही लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है कि इससे पार्टी को आने वाले चुनाव में फायदा होगा? निश्चित तौर पर ऐसा इसलिए ऐलान किया गया। बिल्कुल इस चीज का फायदा मिलेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो एक ईमानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, और उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में जी, जैसा ये बताया गया कि अभी ये उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत या उत्तर हरियाणा में वो अपना किया जा रहा है भेदभाव, ऐसा नहीं है।
मुख्यमंत्री जी 90 की 90 विधानसभाओं में गए ठीक है। और वहां उन्होंने जो भी ऐलान किए उनका सब मतलब सिरे चढ़े हैं उस चीज के, और ईमानदारी के उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर मतलब जो गाहे बेगाहे जो बातें सामने निकलती हैं कि मुख्यमंत्री भी चेंज हो सकते हैं हरियाणा में, मतलब उस पे विराम लग गया है। तब तक तो मुख्यमंत्री मौजूदा ही रहेंगे। आहूजा साहब जी बिल्कुल 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 निश्चित तौर पर। तो ये पहले बात कहाँ थी कि मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है? कई बार बातें निकलकर सामने आई हैं तो आपके पास कि मुख्यमंत्री भी चेंज हो सकता है हरियाणा का। देखिए, मैं ये मानता हूं ये बातें पब्लिक में ऑपोजिशन ने ये फैलाई, ऐसा तो कभी भी नहीं आया। ओके, अभी कभी विचार भी नहीं हुआ। ओके। बात तो करनी तो बहुत दूर की बात है, विचार भी नहीं आया ऐसा कभी। चलिए, अब विचार भी नहीं आया है। ढींगरा साहब कुछ कहना चाहते हैं इसी पे? देखिए, अभी जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हमने पारदर्शिता दिखाई, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ईमानदारी दिखाई। अरे भैया, जब काम हुआ होगा तो ईमानदारी होगी ना। आपने कर्मचारियों की भर्ती, एक सेकंड मेरी बात सुनिए पहले। आपने कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितना अपने मैनिफेस्टो में एक वायदा किया था कि हम कितने करोड़ कर्मचारी जो हैं भर्ती करेंगे। आपने 3 साल में जब भर्ती कोई नहीं किया तो आप उसके बाद क्या वो करते हैं कि किस चीज की ईमानदारी हुई? आप ये कहते हैं कि हम पंजाब के समान वेतनमान देंगे, जब आपने दिया ही नहीं तो ईमानदारी किस चीज की हुई? आपने कहा कि हम हरियाणा को बिजली पानी देंगे, आपने जितने यूनिट लगे हुए थे वो सारे के सारे बंद कर दिए, तो किस चीज की ईमानदारी है? आपने कहा कि हम जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में नोटिस दे आते हैं कि हम तो ये लागू नहीं कर सकते, तो किस चीज के गड्ढे मुक्त कर देंगे आप? जब आप कोई काम करना ही नहीं चाहते। आपने हरियाणा सरकार की लोगों ने आपको चुना, आपको वोट दी, आपको 47 विधायक दिए कि आप लोग काम करके दिखाओ। आपने जो अपने 154 वायदे अपने मैनिफेस्टो में किए थे उनको पूरे करो। जब आपने कोई वायदा उसमें पूरा करना ही नहीं, तो फिर उसके बाद किस चीज की ईमानदारी की आप बात करते हैं? किस चीज की? ढींगरा साहब, अगर आपके हिसाब से ईमानदारी नहीं है, या खट्टर साहब की ईमानदारी नहीं है, या खट्टर साहब फेल हो गए हैं, तो ये कांग्रेस के लिए फायदा होगा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो आपको फायदा होगा? आज देखिए, हम हर एरिया में किसान पंचायत कर रहे हैं, मजदूर पंचायत कर रहे हैं, लोग नहीं, आपको फायदा होगा या फायदा ही की बात बता रहा हूं ना। इतने लोग घूम के आ रहे हैं हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में। हमारी एक किसान पंचायत की आवाज से व्यापारी भी वहां मौजूद होता है, किसान भी मौजूद होता है, कर्मचारी भी मौजूद होता है। वो लोग अंदर से परेशान हो चुके हैं इस गवर्नमेंट से। 3 साल के अंदर वो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमने ये जो सरकार है इसको चुना क्यों, और हमारी ये फायदा होगा कि नहीं होगा कि हमने इस सरकार को एक भूल से चुना, और हम जो है इस भूल का पछतावा जो है वो कितनी जल्दी करें। नहीं, एक तो बीजेपी, सुनो, एक तो बीजेपी बिना अपने नेतृत्व का ऐलान किए चुनाव में जाती है, और एक अब जिस तरीके से ऐलान कर दिया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो आपको फायदा होगा कैसे? नहीं, देखिए, चुनाव में जाएंगे जब टाइम पूरा होगा तो चुनाव में जाएंगे। जहां तक ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा के साथ चुनाव कराएंगे हरियाणा का, ठीक है। आप उसमें भी देखिए बड़ा पेच है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होना था उसके, लेकिन ये अंदर से डरे हुए हैं। इनको मालूम है कि यहाँ हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं हुआ, तो शायद कोई सेंटर की जो सरकार है उसका ही फायदा मिलके उसी की पतवार पे चढ़ जाए। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूंगा, आपको ये रिजल्ट 2019 में नजर आ जाएंगे कि इनका सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, चलिए, ये दिखेगा। ये डर कांग्रेस में है। हाँ, ये डर कांग्रेस में है। चलिए तक्षक साहब, ये चीज का ये आपको 2019 में दिखेगा। मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूँ। तक्षक साहब, ये आपको 2019 में दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी से थी, ये पहले भी नहीं थी, ये एक बार जीत के, ये पहले भी हरियाणा के अंदर कहीं नहीं थी, ये एक बार जीत के आई, और अब उसके बाद कहीं दोबारा से रहेगी नहीं, दोबारा से रहेगी नहीं, वही पुराना वाला हाल इसका भाजपा का दिखेगा आपको 2019 में पता चलेगा निश्चित तौर पर, अभी नहीं हम कह सकते। तक्षक साहब जी सर, एक और तो ये ऐलान किया जा रहा है कि हम मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐलान कर दिया गया। दूसरी ओर ये कहा जाता है कि हम केंद्र के चुनावों के साथ चुनाव करवाना चाहते हैं। तो मतलब ये दो चीजें अलग हो गई। अगर केंद्र के चुनावों के साथ चुनाव करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मोदी जी के नाम पर वो चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर बाद में होगा तो वो खट्टर जी के नाम पर लड़ा जाएगा। लेकिन इकट्ठा चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री का नाम कैसे आ सकता है? देखिए सौमित्र जी, जहाँ तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को बदले जाने की बात थी, तो चंडीगढ़ दौरे के दौरान अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री बदलने की
कोई बात नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, बराला साहब ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा कि हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री अगले 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। बिल्कुल। जो केंद्र सरकार के साथ चुनाव कराने की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की एक कोशिश है कि अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में चुनाव ना हो। ठीक है। लोकसभा चुनाव के साथ ही अगर मैक्सिमम विधानसभा चुनावों के राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो जाएं, तो ये बार बार जो खर्चा है और दूसरा खर्चा है या बीजेपी को फायदा हो सकता है, दूसरा जो ये आचार संहिता लगती है और कामकाज अलग अलग समय पर राज्यों में ठप पड़ जाते हैं, वो एक साथ ही चुनाव हो जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है। ये है केंद्र की सोच। ठीक है। राज्य सरकार की सोच निश्चित तौर पर ये रहती है कि प्रधानमंत्री का अभी जो सर्वे आया था उसमें देश भर में उनको सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर दर्शाया गया है, और मुख्यमंत्री और भाजपा के दूसरे स्टेट के नेताओं की इच्छा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है तो क्यों ना उस बढ़ोतरी का लाभ उठाया जाए और विधानसभा के चुनाव 7 महीने पहले अगर हो जाएं और बीजेपी को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हरियाणा में फायदा मिल जाए। ठीक है। अभी इनके पास लोकसभा के 7 सांसद हैं। अगले हालांकि प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरियाणा जैसा छोटा राज्य कोई बहुत मददगार साबित नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर भाजपा को फिर से बम्पर बहुमत मिलता है, ठीक है, तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 10 सीटों में से अगर 7 सीट 8 सीट बीजेपी फिर रिटेन करती है, ठीक है, तो इसमें केंद्र में मदद मिलेगी। और हरियाणा सरकार की ये कोशिश है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा एक बार लोकसभा चुनाव के साथ ही उठाया जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अगर 7 महीने बाद होते हैं तो वो फोकस फिर मनोहर लाल खट्टर जी पर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं होगा। ऐसी सूरत में खुद मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि हमारी कोशिश है कि हम लोकसभा के चुनाव के साथ ही करवाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर। सत्यवान, मैं आपके पास आता हूं। 27 बैठकें करेंगे, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह 3 दिन में 27 बैठकें करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो 27 बैठकें हैं वो किस तरीके की होंगी? हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनकी स्वागत बहुत अच्छे से होगा, और 3 दिन में आपको लगता है कि हर नेता जो है छोटा बड़ा उसकी बात सुनी जाएगी, अमित शाह सुनेंगे इन 27 बैठकों में? देखिए सौमित्र जी, प्रयास अमित शाह की तरफ से यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की जो बूथ स्तर के हैं, जिनके पास दायित्व है भारतीय जनता पार्टी की, केवल उन्हीं लोगों के साथ जो है वो बैठ के करेंगे, बातचीत करेंगे, चाहे बूथ का है, चाहे मंडल का है, जिले का है, या अन्य मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन तमाम लोगों के साथ भी अमित शाह बैठक करेंगे। और प्रदेश में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार का जनता के बीच में क्या असर है, तो उसको लेकर के बातचीत करेंगे। जो सरकार कार्य कर रही है, जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1000 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 1000 उपलब्धियां वो बताने का प्रयास किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये 4 काम है वो मुख्य तौर पर किए गए हैं। और ऐसे कुल मिलाकर के छोटे बड़े, चाहे वो ई रजिस्ट्री की बात करें, चाहे वो ई नीलामी खनन की बात करें, नौकरियों में इंटरव्यू खत्म की बात करें, मेरिट के आधार पर नौकरी की बात करें, और ऐसी तमाम जो बातें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है उनको जो है जनता किस प्रकार से ले रही है, तो वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता का मूड है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो अलग अलग स्तर पर ये 27 बैठकें हैं वो अमित शाह करेंगे। ठीक है, ढींगरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पे? देखिए, एक बात बड़ी इस मामले में देखो, आप ये देखिए जाट आरक्षण 3 साल की जो उपलब्धियां इनकी, एक सीधी सीधी है। पहले तो हरियाणा जला और जाट आरक्षण इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ। जातियों के हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपस में सबको लड़वाया। उसके बाद कर्मचारी जो हैं, चाहे वो किसान हैं, वो सब सड़कों पे हैं। आज ये देखिए कि 25,000 तो सिर्फ एजुकेशन के कर्मचारी इन्होंने निकाले, जो कच्चे कर्मचारी थे, और बात ये करते थे कि कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का कर देंगे, एक ही कलम से पक्का करेंगे, उनको निकाला। किसान जो है वो सड़कों के ऊपर है, वो अपनी मांगे लेके बैठे हैं, किसान की कोई मांग रोहतक में बड़ी रैली करने जा रहे हैं ढींगरा साहब। रोहतक में पीएम साहब आएंगे और आपके गढ़ को ध्वस्त करने की ये रोहतक में जितनी मर्जी रैली की बात कर ले, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय किसान इनके पक्ष में नहीं, कर्मचारी इनके पक्ष में नहीं, व्यापारी इनके पक्ष में नहीं। आप ये बताइए कौन सा वर्ग रैली के अंदर इनकी बात सुनने के लिए, अगर ये अपने ही लोग पैसे दे के लाए वहां पे भीड़ करने के लिए तो अलग बात है। लेकिन जहां तक ये आप आज इनकी रैलियों पहले भी हुई है, हमने देखी है, हमें मालूम है कितने लोग वहां पे आते हैं और किस तरीके से लोग इनको रोष प्रकट करते हैं। ये बात आपको बताना चाहूंगा कि
आप ये देखिए कौन सा वर्ग इस समय सड़कों के ऊपर नहीं है। आप ठीक है, चलिए, कर्मचारी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। चलिए, आपने बोल दिया। किसान लगा लो, आप व्यापारी लगा लो, आप आपने बोला जिस समय जब सारे ही लोग सड़कों के ऊपर होंगे और वो लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे लिए अच्छे अच्छे वायदे तो किए थे, वो अच्छे दिनों के वायदे आज धूमिल हो गए, तो आज वो किस तरह की 3 साल में अपेक्षा, अब वो 2 साल में भी उनकी अपेक्षाएं फेल हो चुकी ठीक है, है। इसलिए वो इस सरकार को अब मानते ही नहीं। ठीक है, चलिए आप संजय आहूजा जी, देखिए, ढींगरा जी ने जैसे कहा कि जाट आरक्षण, हाँ, जाट आरक्षण की सबको पता है कि इसने चिंगारी फैलाई थी, ठीक है, ठीक है ना, और ये इनकी सोच है कि सभी वर्ग हमसे दूर है, ठीक है, ये हम जानते हैं, जनता जानती है। प्रकाश चंद कमेटी की रिपोर्ट के अंदर सब जाहिर है, आपने उसको शायद पढ़ा नहीं है, आप एक बार उसको पढ़ना, उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ कि किसने क्या किया, और आपके ही मंत्री ने यह कहा कि उसको रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए। अगर आप ही की कमेटी अगर रद्दी की टोकरी में उस रिपोर्ट को फेंकती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हरियाणा किसने जलाया। आप इस बात को छुपा नहीं सकते। ठीक है आहूजा साहब, आपकी पार्टी में कितना उत्साह है? अमित शाह के 3 दिवसीय ये जो दौरा है, आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में कितना उत्साह है? आपको लगता है कि नई जान और आएगी? एक तो 1000 दिन पूरे किए हैं, ऊपर से अमित शाह अगर 3 दिन यहाँ रहेंगे तो वो कुछ मंत्र देकर जाएंगे 2019 के लिए, कुछ आगे के लिए प्लानिंग देकर आपको जाएंगे, और आपके जो नाराज नेता है, आपको लगता है कि वो संतुष्ट है, कुछ नहीं बोलेंगे अमित शाह से? निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह है अमित शाह जी को सुनने का, और नाराजगी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, हमारी पार्टी में सुझाव लिए जाते हैं, अगर किसी की कोई अंदर से कोई व्याख्या है, वंदना है, वो उसको बाहर निकालते हैं, बताते हैं वो अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया कि नाराजगी नहीं होती है, सुझाव होते हैं, और वो उसको आप नाराजगी के तौर पर ले रहे, तो वो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? मान लीजिए अगर कोई ऐसी जो सुझाव, बिल्कुल खुलकर, मैं ये कह रहा हूँ, हर एक प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को खुलकर बोलने का वहां पर है रखा गया, ऐसा नहीं है। इनके एक सैनी है एमपी कुरुक्षेत्र से जो है, वो ये कहते हैं कि कर्मचारियों को पक्का नहीं करना चाहिए, उनको कच्चा ही रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग काम नहीं करते। आप ये देखिए, इनके वरिंदर सिंह जी हैं, वो ये कहते हैं कि जो घोषणा पत्र में वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और इस मामले में भाजपा की सरकार फेलियर साबित हो रही है। इन्हीं के एमपी कह रहे हैं, और जब ये कह रहे हैं कि वो सभी खुश हो रहे हैं, तो अमित शाह के सामने तो खुश होके सब लोग हो सकता है बता दें, लेकिन अंदर से ग्राउंड रियलिटी क्या है और जमीनी हकीकत क्या है वो लोगों को मालूम है, और वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और मंत्रियों को भी मालूम है कि क्या क्या अंदर हालात हो रखे हैं। ठीक है, चलिए तक्षक साहब, मैं आपके पास आता हूं। जो मौजूदा परफॉर्मेंस है सरकार की, 1000 दिन पूरा करने के बाद वो हाईकमान को भी निश्चित तौर पर समय समय पर पता चलता रहता है कि हमारी सरकार कैसा काम कर रही है, क्या जनता इनसे खुश है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि इन 3 दिनों में किस तरीके की प्लानिंग या सभी के सुझाव लिए जाएंगे, और 2019 को लेकर निश्चित तौर पर जो अमित शाह हैं कोई गुरु मंत्र देकर जाएंगे, या आगे क्या कुछ रहने वाला है? निश्चित तौर पर देखिए, वो पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में तो मुख्यमंत्री और जो विधायक और मंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 3 साल का कामकाज है सरकार का, उसकी निश्चित तौर पर समीक्षा होगी। अमित शाह, जो भी मंत्री, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, बूथ के या मंडल के जो नेता लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार के प्रति लोगों का नज़रिया क्या है। जहाँ तक सांसदों की बात है, मैंने देखा है, आपने भी पढ़ा होगा, सांसद राजकुमार सैनी है कुरुक्षेत्र से, उन्होंने अभी ये कहा है बिल्कुल कि दबंगों के लठ के सामने मौजूदा सरकार भूत की तरह नाचती है। तो जाहिर है कि वो सरकार के कामकाज पर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, वो इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नहीं आए थे, ठीक है, लेकिन बीच में वो कहते रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने में गुड़गांव सबसे आगे है, लेकिन गुड़गांव को कुछ नहीं मिलता, और उनकी नाराज़गी और बार बार की बयानबाजी को देखते हुए मौजूदा सरकार को वहाँ गुड़गांव विकास प्राधिकरण का गठन करना पड़ा। भले ही बिल्कुल मन मार के किया हो, लेकिन वो उनका फैसला, उनके दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा। तीसरे जो सांसद करनाल से जो है अश्विनी मीना साहब, वो कहते हैं, उनके अलग अलग समय पर अलग अलग बयान आते हैं। कभी वो मुख्यमंत्री को ईमानदार कहते हैं, लेकिन मंत्री उनको काम नहीं करने देते। ठीक है। उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन लोगों से किए वायदे पूरे नहीं हो पा रहे। और कल की मीटिंग में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साफ साफ प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि आप मुख्यमंत्री जी के पीछे पीछे घूमने के बजाय शिकायतों की पोटली लेकर
ठीक है, मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, हाँ। ताकि उन शिकायतों को हल करवा के जनता को हम संतुष्ट करने की कोशिश कर सके। तो जाहिर है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को शायद ऐसा लगता होगा कि वादे पूरे नहीं हुए और जो लोगों में सरकार के प्रति कोई उत्साह का भाव नहीं है। ठीक है। और अभी हमारे पास 2 साल का वक्त है। अगर पार्टी बजाय मुख्यमंत्री के पीछे घूमने के लोगों की समस्याएं उनके सामने रखे और उनको हल करवाने की कोशिश करे तो चुनाव परिणाम में उसका बेहतर फायदा मिल सकता है। तो वीरेंद्र सिंह की बातों से आहूजा साहब यही लगता है, जो बात सामने निकल कर आ रही है कि आपके वर्कर या कार्यकर्ता खुश नहीं है और जनता भी खुश नहीं है। अगर 1000 दिन के बाद आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन एक तरफ अगर जनता खुश नहीं है, कार्यकर्ता खुश नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या इस 3 दिन की जो बैठक होने वाली है उसमें इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि हम जनता को कैसे खुश करें, या वर्करों को और अपने विधायकों को या एमपी को कैसे खुश किया जाए? ऐसा नहीं है, जनता भी खुश है और कार्यकर्ता भी खुश है। नाराजगी तो रहती है, मैंने आपको पहले बताया, किसी का पर्सनल काम नहीं हो उसने नाराजगी जता दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है और 3 दिन की बैठक में हर एक बिंदु पर चर्चा होगी, समीक्षा होगी और जो हमने कार्य की हैं उनकी समीक्षा होगी, उसमें से कोई त्रुटियां रही है उसको आगे के लिए दूर किया जाए। चलिए, आगे के लिए दूर किया जाएगा। लास्ट में चलते चलते ढींगरा साहब आपकी बात। एक देखिए 47 विधायक इनके चुने गए, जिसके अंदर आधे से ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमें हमारे काम नहीं हो रहे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। 7 एमपी चुने गए, जिसमें से 5 एमपी ये कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, ये जो सरकार है ये बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है। और जो बाकी के लोग हैं वो किस तरीके से आगे उनके दबी जबान में, क्योंकि वो छोटे लोग हैं, उसके बाद जब एमएलए और एमपी और मंत्री ये सारे संतुष्ट नहीं है, तो उसके नीचे जो कार्यकारिणी है वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी वो उनकी आवाज जो है टीवी के ऊपर मुखर तौर पे नहीं आई, तो ये तो सारे टीवी के सारी सरकार की आवाज तो टीवी के ऊपर आ गई कि ये सब लोग नाराज है, तो फिर इनमें संतुष्ट कौन है ये समझ में नहीं आ रहा अभी। और जहां तक सरकार जो चल रही है उसमें सारे वर्ग परेशान हो रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार का सिस्टम कोई ठीक चल रहा है। ये अब फिर भी लेकिन अमित शाह को बहुत अच्छा लुभा के दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। आने वाला रिजल्ट जो है इनको सिर्फ सामने सारा दिखा। चलिए, वो तो खैर 2019 में बिल्कुल 2019 में बिल्कुल ये जो ढींगरा जी ने ये छोटी सी बात कही है कि छोटे लोग नहीं है, कार्यकर्ता होता है। उनसे तो छोटे हैं ना, आप मंत्री से तो जो आपके कार्यकारिणी का आदमी है उससे छोटा माना जाएगा ना। देखिए संजय जी, आप इस पे आकलन करें, आप उनको मंत्री से बड़ा नहीं बता सकते। चलिए, मैंने ना किसी को बड़ा बताया ना छोटा बताया, समान है। चलिए ठीक है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता समान है या कार्यकर्ता खुश है जो सरकार कर रही है, या कार्यकर्ता नाराज है, या जनता खुश है या नाराज है, वो खैर 2019 में पता चलेगा। लेकिन ये जो 2 दिन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसमें 1000 दिनों को लेकर चर्चा हुई है, समीक्षा हुई है और आगे जनता को कैसे उपलब्धियां गिनवानी है उस पर बात हुई है। और अमित शाह दौरे को लेकर एक प्लान बना है। निश्चित तौर पर अमित शाह का जब 3 दिन का दौरा होगा रोहतक में, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ दुखड़ा सुनाएंगे बीजेपी के लोग, या फिर वाकई में ही अमित शाह भी 1000 दिन से संतुष्ट होकर वापस दिल्ली लौटेंगे और 2019 का कुछ एजेंडा देकर प्रदेश की सरकार को देकर जाएंगे। ये भी खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की और खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।